हेलो स्टूडेंट, आपके अपने विनर बोर्ड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के महामैराथन क्लास को करेंगे और इस क्लास के माध्यम से हम बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने की कोशिश करेंगे। एक और क्लास हम लेंगे सब्जेक्टिव का और इन दो क्लास के माध्यम से टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के महामैराथन क्लास चैनल पे 2 वीडियो अपलोड है, आप पहले उसको देख लीजिए और 2 क्लास इसका लेंगे। ये 4 क्लास अगर आप देख कर जाते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास लंबा होगा लेकिन आप लोग इसको धैर्य बनाकर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाले। जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाले। अब सबसे पहले बताइए कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो कैसा सभ्यता था, किस युग की सभ्यता था, इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। अब सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। आपसे पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के नाम लिखे। तो आप सिंधु घाटी सभ्यता के 4 प्रमुख स्थल आप लोग लिख सकते हैं। एक लोथल हुआ, उसके बाद हड़प्पा हुआ, उसके बाद मोहनजोदड़ो हुआ, मोहनजोदड़ो हुआ और चौथा आप लोग लिख सकते हैं बनावली। ऐसा तो बहुत है लेकिन एग्जाम में 4 ही पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख 4 स्थलों के नाम लिखें। इन चारों के नाम लिखने के बाद आप इसमें लिखिएगा इसकी खोज कौन किया था, कब किए थे और ये किस नदी के किनारे है। इन सभी का आंसर हमने जो ऑब्जेक्टिव वाला महामैराथन लिए है उसमें इसको फुल डिटेल के साथ बताया गया है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हम लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालें। जो धार्मिक जीवन जो उस समय का जो था उस पर बोला है, उसके बारे में कुछ लिखने के लिए। अगर देखिए पेपर लिखने का कुछ तरीका होता है। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, इसके बारे में नहीं आ रहा है, तो आप लोग यहाँ से देखिए एक कीवर्ड पकड़िए, क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। अब आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो आ रहा है, वो आपको जो याद है वो आप लिख दीजिए, लेकिन क्वेश्चन को छोड़िए नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। धार्मिक जीवन के बारे में बोला है लिखने के लिए, तो हम लोग लिखेंगे हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन की दो की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो धार्मिक जीवन थे उसकी जो विशेषता थी वो प्रमुख विशेषता थी। पहली विशेषता क्या थी कि मातृ देवी की पूजा होती थी। सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग होते थे वो लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, ठीक है। दूसरा लिखेंगे पशुपति की पूजा प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो पशुपति की जो पूजा थी वह प्रचलित थी। कुबर वाला बैल पूजनीय था। जो कुबर वाला जो बैल होता था वो भी उस समय क्या था? पूजनीय था। उसके बाद तीसरे न पॉइंट में लिखेंगे पीपल वृक्ष की भी पूजा होती थी। जो पीपल का जो वृक्ष होता था उसकी भी लोग क्या करते थे? पूजा करते थे। चौथा पॉइंट लिखेंगे नाग पूजा, स्वास्तिक, अग्नि पूजा के भी संकेत मिलते हैं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से हम लोगों को नाग पूजा, स्वास्तिक, अग्नि पूजा के भी संकेत मिले हैं। तो आप लोग जो भी आंसर लिखिएगा तो कोशिश कीजिएगा क्या कि आप पॉइंट बना के लिखिए, जैसे यहाँ पर हमने पॉइंट बनाकर लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 5वां पॉइंट लिखेंगे एक मूर्ति में एक स्त्री के गर्भ में एक पौधा निकला हुआ दिखाई देता है। मतलब यहाँ से एक मूर्ति है जिसके जो स्त्री की जो मूर्ति है उसके गर्भ से एक पौधा निकला हुआ दिखाई देता है। यह संभवतः धरती देवी की मूर्ति है और यह जो है धरती माता की मूर्ति है। संभवतः हड़प्पावासी धरती को उर्वरकता की देवी मानकर उसकी पूजा करते हुए। इसका मतलब हुआ कि जो मूर्ति, जो स्त्री की जो मूर्ति थी उसके गर्भ से एक पौधा निकला हुआ है, यह धरती देवी की मूर्ति है और हड़प्पावासी जो थे वह धरती की देवी, धरती को उर्वरकता की देवी मानकर उनकी पूजा करते थे। कुल मिलाकर हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन काफी हद तक आज के हिंदू धर्म के समान था। मतलब उस समय का जो हड़प्पा सभ्यता था वो आज के हिंदू धर्म के समान में था। यद्यपि इस सभ्यता से कहीं भी मंदिर जैसे अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता से कहीं से भी मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ये 5 पॉइंट को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवताओं एवं धार्मिक प्रथाओं की विवेचना करें। यह भी हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन है। यह करा है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख देवताओं, उस समय के जो प्रमुख देवताएं कौन थे और उनकी धार्मिक प्रथाओं क्या था, इसी के बारे में लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे हड़प्पावासी बहुदेवादि और प्राकृतिक पूजक थे। मतलब हड़प्पावासी जो थे वह प्रकृति की पूजा करते थे। मातृ देवी इनकी प्रमुख देवी थी। अभी पीछे बताया है जो मातृ देवी थी वो हड़प्पावासियों की प्रमुख देवी थी। मिट्टी की बनी अनेक स्त्री मूर्तियां जो मातृ देवी की प्रतीक है। मतलब वहां से मिट्टी से बनी अनेक मूर्तियां मिली है जो मातृ देवी का संकेत है। बड़ी संख्या में
बड़ी संख्या में मिली है। देवताओं के में प्रधान पशुपति का आश्चर्य शिव थे, और उस समय जो देवताओं में जो सबसे प्रधान थे वह पशुपति थे। जो आज हम लोग जो शिव बोलते हैं, महादेव बोलते हैं, वही उस समय पशुपति थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर योगेश्वर की मूर्ति को पशुपति महादेव माना गया है। मतलब मोहनजोदड़ो से जो एक मुहर मिला हुआ है, उस मोहर पर योगेश्वर की मूर्ति मिला हुआ है, मतलब योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं, जिन्हें महादेव माना गया है। सिंधुवासी नाग, कुबर वाला सांड, लिंग, योनि, पीपल के वृक्ष के भी पूजा करते थे। सिंधु के वासी के जो लोग थे वह लोग कुबर वाला सांड, पीपल के वृक्ष, नाग, इस सब की पूजा करते थे। जल पूजा, अग्नि पूजा और बलि प्रथा का भाई प्रचलन था। उस समय जल की पूजा, अग्नि की पूजा और बलि देने की भी प्रथा थी। मंदिरों और पुरोहित का अस्तित्व नहीं था। उस समय मंदिर और जो पुरोहित लोग थे उन लोगों का अस्तित्व नहीं था। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों द्वारा बृहद सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। अब आ गया सिंचाई से क्वेश्चन। जो हड़प्पा वासी जो थे वो लोग बहुत बड़े पैमाने पर सिंचाई कौन से साधन से करते हैं? तो हम लोग लिखेंगे हड़प्पा वासी द्वारा मुख्यतः नहरें, कुएं और तालाब जल संग्रह करने वाले साधनों की सिंचाई के रूप में प्रयोग लाया जाता था। इसका मतलब हुआ कि हड़प्पा वासी जो थे वो मुख्य रूप से नहर, कुआं और तालाब में जल संग्रह करने वाले स्थानों से सिंचाई के लिए जल का प्रयोग करते थे। इसमें पॉइंट में लिखेंगे, क में पॉइंट में लिखेंगे, अफगानिस्तान में सैतुगई नामक स्थल से हड़प्पाई नहरों का चिन्ह प्राप्त हुआ है। अफगानिस्तान में एक स्थल है जिसका नाम है सैतुगई नामक स्थल। यहाँ से हड़प्पा के नहरों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ख में लिखेंगे, हड़प्पा के लोगों द्वारा सिंचाई के लिए कुओं का भी इस्तेमाल किया जाता था। जो हड़प्पा वासी जो लोग थे वह लोग सिंचाई के लिए कुआं का भी प्रयोग करते थे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, गुजरात के धौलावीरा नामक स्थान से तालाब मिला है। अब देखिए तालाब कहाँ से मिला है? तो जो धौलावीरा जो गुजरात में है वहां से तालाब मिला है। इसे कृषि की सिंचाई के लिए, पानी देने के लिए तथा जल संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता था। जो गुजरात के धौलावीरा से जो तालाब मिला है उसका प्रयोग कृषि के सिंचाई के लिए, पानी देने के लिए और जल संग्रह करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। यह भी क्वेश्चन 2 नंबर का है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर के उपदेशों का वर्णन करें। जो महावीर जो थे, महावीर स्वामी, उनके उपदेश क्या क्या थे? उनके उपदेशों का क्या करना है? वर्णन करना है। तो हम लोग लिखेंगे महावीर के उपदेश निम्नलिखित है। पहला है सत्य बोलना, झूठ न बोलना, मतलब हमेशा सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। दूसरा है अहिंसा, हिंसा न करना है, अहिंसा हिंसा नहीं करना है। तीसरा है अतस्य, अतस्य का मतलब होता है चोरी नहीं करना है। अतस्य का मतलब क्या होता है? चोरी ना करना। चौथा है अपरिग्रह, मतलब संपत्ति का संग्रह नहीं करना है। चौथा है ब्रह्मचर्य, मतलब इंद्रियों को वश में करना है। यह भी क्वेश्चन 2 नंबर में आता है और यह क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत ही VVI है। महावीर के उपदेशों का वर्णन करे, या क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ सकता है कि महावीर स्वामी के जीवनी को लिखे। तो आपको पहले उनके बारे में लिखना होगा और उसके बाद इनका जो उपदेश था इन सभी को भी लिखना होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब है ये क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य से। कृष्णदेव राय की मुख्य उपलब्धियों के बारे में बताएं। जो विजयनगर के जो सबसे महानतम शासक कृष्णदेव राय थे उनकी उपलब्धि क्या क्या था, यही लिखना है। सबसे पहले आप लोग कमेंट में बताइए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने किया था। चलिए लिखते हैं, देखते हैं कि कृष्णदेव राय की उपलब्धि क्या है। तो लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, कृष्णदेव राय बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों को पराजित करने में सफल रहा। जो कृष्णदेव राय थे वो बीजापुर और गोलकुंडा के जो शासक थे उनको हराने में सफल रहे थे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, उसने उड़ीसा पर भी आक्रमण किया तथा वहां के शासक को भी हराया। सबसे पहले कृष्णदेव राय बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों को हराए, उसके बाद उड़ीसा पर आक्रमण किए और वहां के भी शासकों को हराए। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे, उसने न केवल रायचूर द्वार पर विजय प्राप्त की बल्कि अपनी सेनाओं के साथ बहमनी राज्य के अंदर, मतलब उसने रायचूर के द्वाब को तो जीत ही लिया था। जो सबसे पहले हरिहर और बुक्का जैसे शासकों ने उस पर आक्रमण किया था लेकिन उसके जीतने में सफल नहीं हो सके थे, इन्होंने रायचूर के द्वाब को तो जीत ही लिया, साथ ही साथ अपने सेनाओं के साथ बहमनी साम्राज्य के अंदर तक अपनी पहुंच बना ली थी। आगे देखेंगे, चौथा पॉइंट में लिखेंगे, पश्चिमी समुद्री तट के सभी स्थानीय राज्यों के साथ उनका व्यवहार बहुत ही मैत्रीपूर्ण था। मतलब पश्चिमी समुद्री तट पर, मतलब जो पश्चिम के साइड का जो समुद्री तट था वहाँ के जो स्थानीय राजा जो था उन सभी के साथ इनका व्यवहार जो था बहुत ही मैत्रीपूर्ण था, मतलब दोस्ती वाला था। अपने इन स्थानीय राज्यों के साथ व्यापारिक संबंध बनाकर अपने राज्य को बनाया।
पांचवा पॉइंट लिखेंगे, वह एक कुशल प्रशासक भी था। जो कृष्णदेव राय जो थे वह एक कुशल प्रशासक भी थे। इसी में लिखेंगे, उसने एक राज्य के उत्थान के लिए कई का उसने सिंचाई के लिए बांध बनवाए, जिसने राज्य के कृषि दशाओं में सुधार आया। मतलब वह एक कुशल प्रशासक थे, साथ ही साथ उन्होंने अपने राज्य के उत्थान के लिए, विकास के लिए, वहाँ के कृषि के सिंचाई के लिए बांध बनवाए, जिससे राज्य में कृषि की क्या हो, स्थिति सुधर जाए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, 6 नंबर में लिखेंगे, उसने नए मंदिर का निर्माण करवाया। मतलब कृष्णदेव राय जो थे वो बहुत नए नए मंदिरों का निर्माण करवाया और पुराने मंदिर की मरम्मत करवाई। नए नए मंदिर का निर्माण कराया, साथ ही साथ जो पुराने मंदिर थे, जो टूटे हुए मंदिर थे, उनका क्या करवाए थे, मरम्मत करवाए थे। उस दरबार में विद्वानों और गुणी की कमी नहीं थे। यहाँ पर छूट गया है, विद्वानों और गुणी की कमी नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि अकबर की धार्मिक नीति की समीक्षा करें। जो अकबर जो था, अकबर की धार्मिक नीति क्या था, उसी के बारे में लिखना है। लिखेंगे, अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना निम्नलिखित है। अकबर की जो धार्मिक नीति थी उसकी जो विवेचना है निम्नलिखित थी। पहला पॉइंट लिखेंगे, अकबर आरंभ में अकबर एक कट्टरपंथी मुसलमान था। जो शुरुआत में जब बात थी, एक शुरुआत में जो अकबर जो था वो बहुत ही कट्टर मुसलमान था, परंतु बैरम खां, अब्दुल रहीम खान खाना, फैजी, अबुल फजल, बीरबल जैसे उदार विचारों वाले लोगों के संपर्क में उसका दृष्टिकोण बदल गया। इसका मतलब हुआ कि जब शुरू में जब अकबर जब शासक बना था तो वह ही बहुत कट्टरपंथी मुसलमान था, लेकिन जैसे ही उसका संरक्षण बैरम खां, अब्दुल रहीम खान खाना, फैजी, अबुल फजल, बीरबल जैसे उदार विचार वाले लोगों के संपर्क में आया तो उसका दृष्टिकोण धीरे धीरे क्या होता गया, बदलता गया। हिंदू रानियों का भी उस पर प्रभाव पड़ा, हिंदू जो रानी जो थी उसका भी प्रभाव उस पर पड़ा। अब वह अन्य धर्मों के प्रति उदार हो गया, और इन सब के बाद वह मुसलमान के साथ साथ जो अन्य धर्म जो था उनके प्रति भी उसका क्या हो गया था, उदार हो गया था। अब आगे 2 नंबर पॉइंट में लिखेंगे, 1875 ईस्वी में उसने इबादत खाना बनवाया था। 1575 में क्या किया था, उसने इबादत खाना बनवाया था, जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों को अपने अपने विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। मतलब 1575 में उसने एक इबादत खाना बनवाया, जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों को अपने अपने विचार रखने की पूरी छूट थी। जिसको जो मन है, जिसके अंदर जो भी विचार आए वो बिना हिचकिचाहट से रख सकते थे। अक्सर बहस करते समय मौलवी गाली गलौज पर उतर जाते थे, जो और इस बीच में जो मौलवी जो होते थे वो बातचीत में गाली गलौज पर उतर जाते थे। अतः अकबर अकबर को इस्लाम धर्म में रुचि कम हो गई, और इन सभी के बाद अकबर का जो क्या हो गया, जो मौलवी जब गाली गलौज करने लगे थे तो अकबर का इस्लाम धर्म से रुचि धीरे धीरे क्या होते गया, कमते गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे कि वह स्वयं तिलक लगाने लगा। वह जो था, अकबर जो था वो स्वयं क्या करता था, तिलक लगाता था। सर पर जो तिलक लगाया जाता है वो तिलक लगाया, और गौ पूजा करने लगा। और वो तिलक तो लगाया, साथ ही साथ वो गाय की भी पूजा करने लगा। अतः कट्टरपंथी मुसलमान उसे काफिर कहने लगे, और जब वो तिलक लगाने लगा, गाय की पूजा करने लगा, तो जो कट्टर मुसलमान जो थे उसे काफिर कहने लगा। चौथा पॉइंट लिखेंगे, 1579 ईस्वी में उसने अपने नाम का खतवा पढ़वा कर अपने आप को धर्म का प्रमुख घोषित कर दिया। मतलब 1569 में उसने अपने नाम का एक खतवा पढ़वाया, और पढ़वाने के साथ अपने आप को धर्म का प्रमुख, मतलब धर्म का जो सबसे श्रेष्ठ होता है उसको घोषित कर दिया। उसने उलेमाओं का प्रभाव कम हो गया, इससे उलेमाओं का प्रभाव क्या हो गया, उससे कम हो गया। पांचवा पॉइंट में लिखेंगे, अंत में उसने सभी धर्मों का सार लेकर नया धर्म चलाया। अकबर जो था इन सब करने के बाद अंत में सभी धर्मों को लेकर एक नया धर्म चलाया, जिसे दीन ए इलाही के नाम से जाना जाता है। याद है जब हम ऑब्जेक्टिव में बताए थे दीन ए इलाही। और ये सब करने के बाद वो सभी धर्मों को, जो सभी धर्मों के जो श्रेष्ठ होते थे उन सभी को बुलाकर सभी धर्मों के बारे में जाना, और उसने एक नया धर्म बनाया, धर्म चलाया, जिसे दीन ए इलाही के नाम से जाना जाता है। अपने धर्म को उसने किसी पर थोपने का प्रयास नहीं किया। मतलब उसने जो दीन ए इलाही बनाया था वो किसी पर जबरदस्ती थोपने का प्रयास नहीं किया। छठा पॉइंट में लिखेंगे, उसने उसने मतलब कौन, अकबर। अकबर ने रामायण, महाभारत आदि कई हिंदू ग्रंथों का भी फारसी में अनुवाद करवाया था। जो हिंदू धर्म का जो 2 महाकाव्य है, महाभारत और रामायण, इन सभी का उसने फारसी में क्या करवाया था, अनुवाद करवाया था। वह धर्म को राजनीतिक से दूर रखता था। मतलब अकबर जो था वो धर्म को राजनीति से क्या रखता था, बिल्कुल पूरी तरह से दूर रखता था। सातवां पॉइंट लिखेंगे,
फतेहपुर सीकरी में एक महल जोधाबाई के महल में भारतीय संस्कृति की स्पष्ट झलक देखते हैं। जो फतेहपुर सीकरी में जो एक महल था उसमें जोधाबाई का महल जो भारतीय संस्कृति की उसमें क्या झलक पूरी तरह से प्रस्तुत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना के क्या कारण था। भारत में जो ईस्ट इंडिया यूरोपीय लोग था उसे भारत उपनिवेश स्थापना करने का आखिर कारण क्या था। तो हम लोग लिखेंगे यूरोप देशों ने निम्नलिखित कारणों से भारत में उपनिवेश की स्थापना की। मतलब यूरोपियों को उपनिवेश स्थापना करने के लिए भारत में उपनिवेश बनाने के लिए इसके कारण क्या था, निम्नलिखित था। पहला क्या था, कच्चे माल की प्राप्ति। यहाँ से उसे कच्चे माल की क्या होता था, प्राप्ति होता था। दूसरा लिखेंगे निर्मित माल की खपत। तीसरा में ईसाई धर्म का प्रचार के लिए। और चौथा समृद्ध लालसा, समृद्ध की लालसा। कुल मिलाकर आगे लिखेंगे, इसी में आगे लिखेंगे कुल मिलाकर यूरोपीय अपने उद्योग के लिए आवश्यक कच्चे माल एवं इन कच्चे मालों से तैयार सामानों के बाजार की तलाश में ही भारत की ओर आए और इसके माध्यम से उसका उद्देश्य था अपनी समृद्धि को बढ़ाना। मतलब जो वो वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जो सामान का बना रहा था उस सामान को बेचने के लिए एक बहुत बड़ा बाजार की जरूरत था और इसी की तलाश में वो भारत में आया और उसे जिस चीज़ की जो जरूरत थी वो सभी यहाँ मिला और इसी सब के कारण वो भारत को क्या बनाया था, अपना उपनिवेश बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था वो किसके बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था, लिखेंगे प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के बीच प्लासी के मैदान में हुआ था। जो प्लासी का जो युद्ध था वह 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच प्लासी के मैदान में हुआ था। यह सही रूप से लड़ाई नहीं थी, यह जो लड़ाई था वो सही रूप से लड़ाई नहीं थी, बल्कि अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव को कूटनीतिकीय चाल थी। यह जो था अंग्रेज के जो सेनापति जो था जिनका पूरा नाम था रॉबर्ट क्लाइव, उनकी एक चाल थी। इससे नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपनी ओर मिलाकर लड़ाई को ढोंग रचा था। जो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, उसको रॉबर्ट क्लाइव ने अपने ओर मिलाकर इस युद्ध में ढोंग रचा था। सेनापति मीर जाफर ने विश्वासघात के कारण नवाब की हार हो गई। जो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर, उसकी गद्दारी या विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला की क्या हुई थी, इस युद्ध में हार हुई थी। इस कारण हार हुई थी, सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। और क्या हुआ था, और इसी युद्ध में सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई थी और इस तरह क्लाइव का षड्यंत्र सफल रहा। वहीं से भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी और यह पूरी तरह से, इसके बाद एक होता है बक्सर की युद्ध और बक्सर की युद्ध के बाद पूरी तरह से भारत में अंग्रेजों का शासन हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1931 के गांधी इरविन समझौते का क्या परिणाम निकला। जो 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ था उस समझौता का परिणाम क्या निकला था। तो हम लोग लिखेंगे, पहला पॉइंट में लिखेंगे गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। गांधी जी जो थे वो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था वहां पर वो भाग लेने गए थे। जनवरी 1932 को गांधी जी तथा अन्य नेताओं को बंदी बना लिया गया। ठीक है। दूसरा लिखेंगे कांग्रेस को पुनः गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। कांग्रेस को क्या कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे 1 लाख से अधिक सत्याग्रही को बंदी बना लिया गया। 1 लाख से अधिक जो इस सत्याग्रह में शामिल थे उन सभी को क्या कर लिया गया था, बंदी बना लिया गया। चौथा लिखेंगे हजारों प्रदर्शनकारी की भूमि, मकान तथा संपत्ति सरकार ने जब्त कर लिया। मतलब जितने भी हजारों से ज्यादा जो प्रदर्शनकारी जो थे उनकी भूमि को, मकान को, संपत्ति को सरकार ने क्या कर लिया, जब्त कर लिया था। आगे अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो हुआ था उसके बारे में लिखना था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था उसके बारे में लिखना है। तो लिखेंगे क्रिप्स मिशन की असफलताओं ने भारतीयों में असंतोष का वातावरण बना दिया। क्रिप्स मिशन जो आया था वो असफल हो गया था, जिसके बाद भारतीयों में असंतोष का वातावरण फैल गया था। इस बीच द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों को कमजोर स्थिति के चलते भारत पर जापानी आक्रमण का खतरा बढ़ गया। जो उधर द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र क्या था, मित्र राष्ट्र कमजोर पड़ रहा था और जिस कारण से जापान भारत पर कहीं आक्रमण न कर दे इसका खतरा बढ़ गया था। भारतीयों को यह लगने लगा कि अंग्रेज के बाद यहाँ जापानी का शासन कायम हो जाएगा और भारतीयों को क्या लग रहा था कि अगर जापान अगर भारत पर आक्रमण कर देता है
तो अब यहाँ से अंग्रेजों का अधिकार नहीं बल्कि पूरी तरह से जापानी शासन कायम हो जाएगा। इसलिए भारतीयों ने गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया, और इसीलिए गांधी जी के नेतृत्व में भारतीयों ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और आंदोलन शुरू कर दिया तथा भारतीयों के हाथों सौंप देने की मांग की। लेकिन सरकार ने इस बर्बरतापूर्वक दबा दिया और इस तरह से यह विद्रोह क्या हुआ था, असफल हो गया था। ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर तो था, वही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी नेताओं को क्या कर दिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेवेल योजना क्या थी? जो बेवेल योजना जो था वह क्या था? लॉर्ड बेवेल की भूमिका का महत्व एवं इस योजना की गतिविधियों के साथ साथ शिमला सम्मेलन पर प्रकाश डाले। क्वेश्चन का मतलब पहले हुआ कि बेवेल योजना क्या था, उसके बाद जो लॉर्ड बेवेल की भूमिका इसमें क्या था, और साथ ही साथ शिमला सम्मेलन के बारे में भी लिखना है। तो लिखेंगे 14 जून 1945 को लॉर्ड बेवेल ने एक योजना रखी। 14 जून 1945 को लॉर्ड वेवेल जो थे एक योजना रखी जिसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के मुख्य कारण थे जो कि निम्नलिखित है। जो बेवेल योजना जो था वो बेवेल के अध्यक्षता में आया था, इसीलिए इसे बेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। यह 14 जून 1945 ईस्वी को आया था। ठीक है, पहला लिखेंगे भारत में व्याप्त जनाक्रोश को कम करना। दूसरा लिखेंगे जापान के विरुद्ध भारत का सहयोग प्राप्त करना। तीसरा लिखेंगे ब्रिटेन के आगामी चुनाव के लिए अनुदार बल के प्रति जनमत प्राप्त करना। ठीक है, चौथा पॉइंट में लिखेंगे इससे स्वशासन की मांग और वायसराय की कार्यान्वयन में सीमित कर दे। मतलब स्वशासन की मांग और वायसराय की कार्यान्वयन की जो संख्या थी उसको क्या कर दिया जाए, सीमित कर दिया जाए। आगे अब इसमें शिमला समझौता के बारे में लिखेंगे। शिमला अधिवेशन, शिमला समझौता दोनों एक ही है। लिखेंगे वेवेल ने देश के सभी दलों के प्रमुख नेताओं को शिमला में 25 जून 1945 को आमंत्रित किया। जो वेवेल जो था वह भारत में जितने भी जो प्रमुख दल थे उन सभी दलों के जो प्रमुख नेताओं थे उन्हें शिमला में 25 जून 1945 को आने के लिए आमंत्रित किए। यह सम्मेलन वेवेल योजना पर विचार करने के लिए था। यह जो सम्मेलन जो था वो वेवेल योजना पर क्या करने के लिए था, विचार करने के लिए बुलाया गया था। इसमें 21 भारतीय नेताओं शामिल थे। इसमें कुल 21 भारतीय नेताओं क्या थे, शामिल थे। सम्मेलन अच्छे ढंग से चल रहा था। ये सम्मेलन क्या था, अच्छे ढंग से चल रहा था। लेकिन जिन्ना इस बात पर अड़ गए कि मुस्लिम लीग ही सारे भारत में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है, और जो जिन्ना जो था वह इस बात पर अड़ गया कि भारत में मुस्लिम लीग का मुसलमानों का प्रतिनिधित्व जो था वो मुस्लिम लीग ही करी थी। अतः यह सम्मेलन क्या हो गया था, असफल हो गया था। कौन कौन सम्मेलन, शिमला सम्मेलन। जिन्ना ने एक शर्त रख दी थी कि भारत में जितने जो मुस्लिम हैं उन सभी का नेतृत्व मुस्लिम लीग ही करेगी। इसी बात को लेकर यह सम्मेलन क्या हो गया था, असफल हो गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 1857 से। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से एक क्वेश्चन 1857 के क्रांति से एक या दो क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? जो 1857 का जो क्रांति हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था? तो हम लोग लिखेंगे 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण कारतूस में लगी सुअर और गाय की चर्बी थी। मतलब 1857 का जो इसका जो तत्कालीन कारण था, एक अफवाह फैल गया कि जो एडनीफील्ड राइफल जो दिया जा रहा है उस राइफल का जो कारतूस है उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिलाया गया है। नई स्वीफील्ड बंदूक में गोली भरने से पूर्व कारतूस को दांत से छीलना पड़ता था, और जो कारतूस होता था उसको भरने के लिए, उसको लोड करने के लिए उसे दांत से फाड़ना पड़ता था। और उस सेना में भारतीय सैनिक भी थे और भारतीय सैनिक भी हिंदू सैनिक भी थे और मुसलमान सैनिक थे। और यह अफवाह फैला दिया कि गाय और सुअर का उसमें चर्बी मिला हुआ था, जिस कारण यह क्या हो गया था, यह असंतोष फैल गया था। लिखेंगे हिंदू और मुसलमान दोनों ही गाय और सुअर की चर्बी अपने अपने धर्म के विरुद्ध समझते थे, अतः उनका भड़कना स्वाभाविक था। 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर में 19वीं नोटिव एनफील्ड में नए कारतूस प्रयोग करने से मना कर दिया। और 26 फरवरी को जो एक 19वीं नोटिव एनफील्ड जो था यह एक बटालियन था, इसने इस कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया। अतः 19 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं नेटिव एनफील्ड के सिपाही मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार दिया। बाद में उसे पकड़कर फांसी दे दी गई, जिससे सिपाहियों का निर्णायक विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हो गया था। इसका सीधा सीधा मतलब समझिए कि जो वो एडनीफील्ड राइफल जो दिया जा रहा था, उस राइफल में जो कारतूस भरा जा रहा था उस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का मिला हुआ था। और उस सैनिक में हिंदू सैनिक भी थे और मुस्लिम सैनिक भी थे। मुस्लिम धर्म में सुअर
को एक क्या बोलते हैं उसको, सुअर को धर्म के विरुद्ध समझते हैं, और जो हिंदू लोग थे वो गाय को धर्म के विरुद्ध समझते थे, और इन दोनों का चर्बी मिला हुआ था, जिस कारण क्या हुआ था, यह जो मुद्दा था यह धीरे धीरे बढ़ते चला गया, और जो एक 19वीं नोटिव जो था, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री जो था, वह इसके उपयोग करने से मना कर दिया, और मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया था, जिससे बाद में मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। अतः 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से यह क्रांति क्या हो गया था, शुरू हो गया था। यहाँ से क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि 1857 की क्रांति कब चालू हुआ, तो यही देखिए 10 मई 1857 को। मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, तो वही चर्बी वाले कारतूस, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 के मुख्य कारण क्या थे, 1857 के विद्रोह के मुख्य कारण क्या थे। अब देखिए जो 1857 में जो क्रांति हुआ था, उसके एक ही कारण नहीं था, उसके बहुतों कारण था। जब एक स्टार्ट हो गया चर्बी वाले कारतूस, तो जगह जगह से जो भी मुद्दा था, उन सभी मुद्दा को लेते हुए यह क्रांति क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था। तो हम लोग लिखेंगे 1857 के सिपाही विद्रोह के महत्वपूर्ण प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला कारण क्या था, सामाजिक कारण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोशल कॉजेज। लिखेंगे अंग्रेजों ने अनेक भारतीय सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कानून बनाया। अंग्रेज जो था भारतीय अनेक भारतीय सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए अलग अलग प्रकार के कानून बनाया था। उन्होंने सती प्रथा को कानूनी अपराध घोषित कर दिया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह करने की कानूनी अनुमति दे दी। सबसे पहले जो विधवा पुनर्विवाह था वो भारत में नहीं होता था, लेकिन अंग्रेज ने क्या किया था, इसे कानूनी अनुमति दे दिया था। स्त्रियों को शिक्षित किया जाने लगा। रेलवे तथा यातायात के अन्य साधनों को बढ़ावा दिया गया। रूढ़िवादी लोग इन सब कामों को संदेह में देखते थे। उन्हें भय हुआ कि अंग्रेज हमारे समाज को तोड़ मरोड़ कर हमारी सामाजिक मान्यताओं को समाप्त कर देगा। इसी कारण यह एक सामाजिक कारण बन गया। चलिए अगले देखते हैं, अगला कारण क्या था। अगला कारण था धार्मिक कारण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलीजियस कॉजेज। इसमें लिखेंगे ईसाई धर्म प्रचार, धर्म परिवर्तन करा देते थे। जो अंग्रेज जो थे वो जबरदस्ती लोगों को ईसाई धर्म का प्रचार करवा रहे थे, और कह रहे थे कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है। अंग्रेजों के मंदिर और मस्जिदों की भूमि पर कर लगा दिया। जो मुस्लिम और जो हिंदू का जो मंदिर मस्जिद जो था, उसकी जो भूमि था, उस भूमि पर टैक्स लगा दिए। पंडितों और मौलवियों को रुष्ट होकर जनता में अंग्रेजों के विरुद्ध जागृति फैला दी, जिस कारण से क्या हुआ था, पंडित और मौलवी मिलकर यह एक धार्मिक कारण इसका बना। तीसरा था सैनिक कारण। भारतीयों एवं यूरोपीय सैनिकों में पद, वेतन, पदोन्नति आदि के लेकर भेदभाव किया जाता था। मतलब यह जो भारतीय एवं यूरोपीय सैनिक जो था, उनके पद, वेतन और स्थान के लेकर हमेशा भेदभाव होता था। भारतीय सैनिकों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। जो भारतीय सैनिक जो था, उनके साथ क्या होता था, बहुत ही बुरा व्यवहार होता था, किया जाता था। उन्हें कम महत्व दिया जाता था, उन्हें बहुत कम महत्व दिया जाता था। सामूहिक रसोई होने के कारण भी उच्च वर्ग ब्राह्मण, ठाकुर, ब्राह्मण उच्च वर्ग में ब्राह्मण और ठाकुर आते हैं, लोग निम्न वर्ग के लोगों के साथ खाने में प्रसन्न थे। मतलब जो सामूहिक कृषि, सामूहिक रसोई होने के कारण जो उच्च वर्ग जो थे, वह नीच वर्ग के साथ खाना खाने में से प्रसन्न नहीं होते थे। भारतीय सैनिकों को मूंछ रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पगड़ी बांधने पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस कारण यह क्या बना था, एक सैनिक कारण बना था। चलिए अगला देखते हैं। आगे है तत्कालीन कारण, जो अभी बता ही दिए है कि चर्बी वाला कारतूस था। अगला क्वेश्चन क्या है, रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, संक्षिप्त परिचय दे। जो रानी लक्ष्मीबाई जो थी, इनके बारे में अब संक्षिप्त में परिचय देना है। लिखेंगे रानी लक्ष्मीबाई झांसी उत्तर प्रदेश की रानी थी। झांसी जो है वो उत्तर प्रदेश में है, तो रानी लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी उत्तर प्रदेश की रानी थी। वह संतान न होने पर उसने एक बच्चे को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया था। मतलब रानी लक्ष्मीबाई के पास अपना कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए उन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया था तथा झांसी का उत्तराधिकारी घोषित किया था। और झांसी का उस दत्तक पुत्र को जो गोद ली हुई थी, उसे अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित की थी, लेकिन अंग्रेजों ने उसे उत्तराधिकारी घोषणा के अधिकार को मान्यता नहीं दिया। लेकिन अंग्रेज जो था, अंग्रेज ने इस बात पर उससे नहीं चाहता था। मतलब इसका मतलब हुआ कि अंग्रेज कह रहा था कि हम कोई दत्तक पुत्र को उसके उत्तराधिकारी नहीं होने देंगे। इसी कारण 1857 के विद्रोह के दिनों में अंग्रेजी सेना जज पड़ी थी। उसने नाना साहब की विश्वसनीय सेनापति तात्या टोपे और अफगान सरदारों की मदद से ग्वालियर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अतः कालपी के स्थान पर वह अंग्रेजों के संघर्ष करती हुई वीर गति को प्राप्त हुई, और वह
कालपी नामक जगह है, वहाँ पर अंग्रेजों के साथ लड़ते-लड़ते वो शहीद हो गई थी, जिससे वीर गति प्राप्त हो गया। उसका वार सभी के लिए प्रेरणा मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तात्या टोपे। तात्या टोपे कौन था, उसका संक्षिप्त परिचय दे। लिखेंगे तात्या टोपे नाना साहेब की सेना में एक कुशल, उत्साहिक, साहसी, परमवीर एवं विश्वसनीय सेनापति था। तात्या टोपे जो था वह नाना साहेब के सेना में एक कुशल, अत्यधिक साहसी, परमवीर एवं विश्वसनीय सेनापति था। उसने 1857 के विद्रोह में कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध कुशलता से गुरिल्ला नीति अपनाते हुए अंग्रेजी सेना की नाक में दम कर दिया गया था। मतलब जो तात्या टोपे जो था वह 1857 की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व कर रहा था। कहाँ से कर रहा था? कानपुर से नेतृत्व कर रहा था। और वह गुरिल्ला युद्ध में वह बहुत माहिर था, तो वह गुरिल्ला नीति के अपनाते हुए अंग्रेजी सेना पर बहुत भारी पड़ रहा था। उसने अंग्रेज जनरल विनद्रम का बुरी तरह पराजित किया था, और जो अंग्रेज के जो जनरल थे उन्हें बुरी तरह से क्या किए थे, परास्त किए थे, तथा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का पूर्ण निष्ठा से सहयोग किए थे। और साथ ही साथ जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी उनका बहुत ही अच्छे तरह से निष्ठा से सहयोग किए थे। कालांतर में सर कोलिन कैम्पबेल ने उसे हराया, और उससे बाद में कौन हराया था? सर कैंपेल हराया था, तथा 1858 में अंग्रेजों ने तात्या टोपे को फांसी की सजा दी। तो देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? तो 1858 ईस्वी में दिया गया। याद रखिएगा, इसके देख लीजिए 1858 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों का संक्षिप्त उल्लेख करें। जो 1857 की जो क्रांति था वह असफल क्यों हो गया था, इसी के बारे में बताना है। लिखेंगे 1857 के विद्रोह को असफलता के कारण असफलता के कारण विद्रोह में भारतीय जनता ने ही जी तोड़ संघर्ष अंग्रेजों का सामना किया, परंतु कुछ कारणों से इस विद्रोह में भारतवासियों को असफलता मिली। इस असफलता के निम्न कारण थे। मतलब 1857 के विद्रोह के असफलता का जो कारण है वह कारण बहुत है। इस युद्ध में भारतीय जनता ने जी जान लगाकर संघर्ष किया, लेकिन कुछ कारणों के कारण यह जो आंदोलन था, यह जो विद्रोह था, यह विद्रोह क्या हुआ था? असफल हो गया था। तो वो कौन कौन था? पहला लिखेंगे कारण, यह विद्रोह निश्चित तिथि से पहले आरंभ हो गया था। इसकी तिथि 31 मई निर्धारित की गई थी, किंतु 10 मई 1857 को शुरू हो गया। पहला कारण असफलता होने का कारण था कि समय से पहले इस आंदोलन का स्टार्ट हो जाना। यह जो 1857 की क्रांति को स्टार्ट करने के लिए तिथि निर्धारित की गई थी 31 मई, लेकिन मंगल पांडे के फांसी मिलने के क्रम में यह पहले ही इस क्रांति को क्या कर दिया गया, स्टार्ट कर दिया गया 10 मई को। तो पहला कारण इसका यही था कि समय से पहले इस आंदोलन, इस विद्रोह का स्टार्ट हो जाना इसका पहला कारण बना। दूसरा कारण लिखेंगे, यह स्वतंत्रता संग्राम सारे भारत में फैल गया। यह जो स्वतंत्रता संग्राम था यह पूरे भारत में फैल गया। परिवहन तथा संचार के अभाव में भारतवासी इस पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकते। यह पूरा भारत में तो फैल ही गया, लेकिन संचार और परिवहन के अभाव के कारण इस पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रखा जा सका। अगला लिखेंगे 3 नंबर में लिखेंगे, भारतवासी के पास अंग्रेजों के मुकाबले हथियार का अभाव था। मतलब अंग्रेजों के पास हथियार अधिक था, लेकिन भारतीयों के पास हथियारों की कमी थी। चौथा पॉइंट लिखेंगे, भारत के कुछ वर्गों ने इस विद्रोह में सक्रिय भाग नहीं लिया। मतलब यह 1857 के विद्रोह में भारत के जो सभी वर्गों था उसने इसमें सहयोग नहीं प्रदान किया था। कुछ ही वर्ग इसमें अपना सहयोग प्रदान किए थे। पांचवा कारण था, भारत में अंग्रेजों के समान कुशल सेनापति का अभाव था। भारत में अंग्रेजों के समान, मतलब जो अंग्रेजी सेना में एक अच्छे कुशल सेनापति थे, लेकिन भारतीयों में उससे सेनापति की कमी था। छठा पॉइंट लिखेंगे, अंग्रेजों को ब्रिटेन से यथासामान्य सहायता प्राप्त होती गई। अंग्रेजों को क्या था? अंग्रेज को पूरी तरह से ब्रिटेन से सहायता प्रदान हो रहा था, लेकिन भारतीयों को किसी से भी सहायता प्रदान नहीं हो रहा था। सातवां पॉइंट लिखेंगे, क्रांतिकारियों में किसी एक योजना पर निश्चित उद्देश्य की कमी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं की प्रमुख समस्या क्या थी? जो संविधान के जो निर्माता लोग जो थे उनकी प्रमुख समस्या क्या थी? तो लिखेंगे, भारत जैसे विशाल देशों के लिए जहां जीवन के हर पक्ष में विविधता पाई जाती है, संविधान बनाने का कोई सरल कार्य नहीं रहा होगा। संविधान निर्माताओं का मुख्य समस्या इस प्रकार था। पहली समस्या क्या था कि भारत की अखंडता को बनाए रखना।
भारत की अखंडता, मतलब भारत का जो पहले, अब तो खैर अखंड भारत टूट गया है, भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, म्यांमार अलग हुआ, उसमें पहली समस्या क्या थी कि भारत की जो अखंडता है उसको बनाए रखना है। दूसरी प्रमुख समस्या क्या थी कि देशी रियासतों, लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने प्रस्ताव में देशी रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित होने अथवा नहीं होने की छूट दे रखी थी। ऐसी स्थिति में भारतीय संघ ने उसे सम्मिलित करना एक कठिन कार्य था। मतलब जो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, वह जाते जाते कह गए थे कि जिसको भारत के साथ रहना है वो भारत के साथ रहे, जिसको पाकिस्तान के साथ जाना है वो पाकिस्तान के साथ चले जाए, और जिसको अपना एक अलग राष्ट्र बनाना है वो अपना एक अलग राष्ट्र बना लो। तो इस परिस्थिति में सबसे बड़ी समस्या थी वो सभी को एक साथ संघ में बनाकर सम्मिलित रखना। जो 563 जो रियासत जो था, इन सभी को एक करने की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेमन को मिला था। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला 3 नंबर जो तीसरी समस्या थी, भारत की सांस्कृतिक विविधता भी एक अन्य प्रमुख समस्या थी। एक संविधान में सभी जातियों, जनजातियों, विभिन्न भाषियों के लिए स्थान बनाना सरल कार्य नहीं था। मतलब यहाँ की सबसे प्रमुख समस्या थी कि संविधान में सभी प्रकार के जाति हो, जनजातीय हो, विभिन्न भाषाई के लिए स्थान बनाना सरल कार्य नहीं था। आदिवासियों का मुख्य धारा से जोड़कर रखना एक प्रमुख समस्या थी। चौथा में लिखेंगे, अंग्रेजी शासनकाल शोषण एवं उत्पीड़न का काल था। जो अंग्रेजों का जो शासनकाल था वो शोषण एवं उत्पीड़न का काल था। अतः स्वतंत्रता के साथ आम भारतीयों की बीच हुई आशाएं जुड़ी हुई थी। इन सभी आशाओं को पूरा करना तथा नए भारत का निर्माण करना एक प्रमुख समस्या थी। मतलब जो अंग्रेज जिस समय भारत में थे उस समय वो बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे थे लोगों के, जिससे लोग क्या होते चुके थे, पीड़ित हो चुके थे। अब जो भारतीय लोगों की, जो आम भारतीयों की जो आशा बची हुई थी, इन आशाओं को पूरा करना और एक नए भारत का निर्माण करना, यह सबसे बड़ी समस्या थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, असहयोग आंदोलन के कारण पर प्रकाश डालें। असहयोग आंदोलन जो है इसके कारण के बारे में लिखना है। तो लिखेंगे, गांधी जी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन आरंभ किया। गांधी जी का मानना था कि अंग्रेज मुट्ठी भर भारत में आए हैं, अगर सभी भारतीय अंग्रेजों का सहयोग करना छोड़ दे तो अंग्रेज खुद ब खुद कुछ दिनों बाद यहाँ से वापस चले जाएंगे। और इसी के बीच 1920 में महात्मा गांधी ने एक असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। इसमें निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया था, यह एक ऐसा कानून था जिसके शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता था। इसे काला कानून के भी नाम से जाना जाता है। इसे बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का कानून भी कहा गया है। इसमें लिखेंगे, नेता प्रथम विश्व युद्ध 1919 प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया गया। इसके द्वारा सरकार अराकन में किसी व्यक्ति को बंदी बना सकते थे। इसे असंतुष्ट होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। मतलब यह एक ऐसा कानून था जिसके बिना मतलब सबूत के, शक के आधार पर जिसको मन करता था उसको उठाकर जेल में बंद कर देता था। तो पहला कारण असहयोग आंदोलन का क्या था, रॉलेट एक्ट। दूसरा कारण था जालियांवाला बाग की घटना। जो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने हजारों निहत्थों लोगों पर गोली चलवा दिया था, यह दूसरा कारण था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए अमृतसर में जालियांवाला बाग के स्थान पर एक जनसभा बुलाई गई। जनरल डायर ने इन सभा में लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। भयंकर हत्याकांड हुआ। महात्मा गांधी ने इस अहिंसा से दुखी होकर असहयोग आंदोलन आरंभ किए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पांचवी रिपोर्ट पर टिप्पणी लिखें। पांचवी रिपोर्ट क्या है, लिखेंगे, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और गतिविधियों से संबंध, यह पांचवी रिपोर्ट थी। मतलब भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और गतिविधियों के संबंध में एक पांचवी रिपोर्ट थी, जिसे 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। और इस पांचवी रिपोर्ट को 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। इसे एक प्रवर समिति ने तैयार किया था। रिपोर्ट जो था, यह जो रिपोर्ट था 1002 पन्नों में था। इसमें मुख्यतः जमींदारों, रैयतों की अर्जियां, कलेक्टर की रिपोर्ट, बंगाल मद्रास की राजस्व और न्यायिक अधिकारों पर टिप्पणी थी। यह जो 1002 पन्ना का जो यह रिपोर्ट था, इसमें मुख्य रूप से जमींदारों के बारे में, रैयतों के बारे में, कलेक्टर का रिपोर्ट था, बंगाल और मद्रास के जो राजस्व और न्यायिक अधिकारी जो टिप्पणी किए थे उसके बारे में था। रिपोर्ट द्वारा ब्रिटिश संसद में लंबी बहस चली, और यह जो रिपोर्ट था पांचवी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद में बहुत लंबा बहस चला था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मुख्य आदर्श क्या है? यह क्वेश्चन आप लोग को पॉलिटिकल साइंस में भी है, तो इसको आप लोग एक तीर से दो निशाना होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य आदर्श क्या था? लिखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमें यह बताती है कि वास्तव में संविधान का क्या उद्देश्य है। जो भारत का जो संविधान है उसका प्रस्तावना जो है वह प्रस्तावना हमें यह बताती है कि वास्तव में संविधान का उद्देश्य क्या है। यह घोषणा करता है कि संविधान का स्रोत भारत की जनता है और यह संविधान का यह एक स्रोत है जो यह घोषणा करता है कि यह भारत की जो ये जनता है यह निम्नलिखित सिद्धांतों तथा आदर्श पर बल देता है। आप देखिए किस किस चीज पर बल देता है। पहला है न्याय पर बल देता है। न्याय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास तथा पूजा अर्चना की। तीसरा है समानता। समानता में लिखेंगे प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता। चौथा है भातृत्व, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करना तथा आपसी बंधुत्व को बढ़ाना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना का क्या कारण था? अच्छा, इस क्वेश्चन को तो हमने पीछे करा ही दिया है, डबल टाइप है। अगला क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी के विषय में आप क्या जानते हैं? फतेहपुर सीकरी के विषय में आप क्या जानते हैं? अगर क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि ये अंतिम समय है जिससे आप अगर किसी को भेजते हैं तो उसे भी एक अच्छे नंबर आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी के विषय में आप क्या जानते हैं? तो लिखेंगे 1556 ईस्वी में जब अकबर बादशाह बना उस समय मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा थी। 1556 ईस्वी में अकबर जब वंश का जब बादशाह बना था, भारत का सम्राट बना था, तो उस समय मुगल वंश की जो राजधानी, मुगल साम्राज्य की जो राजधानी थी वह आगरा में था। लेकिन 1570 ईस्वी में उसने फतेहपुर सीकरी में एक नई राजधानी बनाने का निर्णय किया। लेकिन 1570 ईस्वी में जो अकबर जो था वह अब राजधानी को आगरा से उठाकर फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि अकबर की अजमेर के शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह पर असीम आस्था थी। जो अजमेर में जो शेख मोहिउद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वहाँ पर अकबर की बहुत ही आस्था थी। और फतेहपुर सीकरी के अजमेर की ओर जाने वाले सीधी सड़क पर अस्तित्व था। और जो यह फतेहपुर सीकरी जो था वह अजमेर की ओर जाने वाली जो सीधी सड़क था वहीं पर स्थित था। इसलिए उसने नया राजधानी के लिए इस जगह का चुनाव किया और यही कारण था कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाने के लिए अकबर ने इसे चुना था। यहाँ उसने सुंदर महल बनवाए, गुजरात विजय की स्मृतियों में बुलंद दरवाजा बनाया। और गुजरात यहाँ पर तो सुंदर महल बनाया, साथ ही साथ गुजरात विजय होने के खुशी में उसने बुलंद दरवाजा का बनवाया था। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि बुलंद दरवाजा कहाँ पर है। उसने यहाँ शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी बनवाया है। किंतु अधिक दिनों तक फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी नहीं रही। पश्चिमी उत्तर प्रांत का ध्यान देने के लिए 1858 में अकबर ने राजधानी लाहौर ले गया। तो 1556 में कहाँ जब वो शासक बना उस समय राजधानी कहाँ था? आगरा में था। उसके बाद 1570 में उसने राजधानी कहाँ पर बना दिया? फतेहपुर सीकरी को बना दिया। लेकिन 1858 में वह दक्षिण में अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए राजधानी को कहाँ ले गया? लाहौर ले गया। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालें। मुगल काल में महिलाओं की स्थिति क्या था इस पर बारे में लिखना है। तो लिखेंगे मुगल काल में आम महिलाओं में पर्दा प्रथा का रिवाज था। जो मुगल काल में जो आम महिलाएं थी उनमें पर्दा प्रथा का रिवाज था। शिक्षा और संपत्ति उनकी अधिकार भी सीमित थे। जो महिलाएं जो थी उस समय के मुगल काल में उनकी शिक्षा और संपत्ति का अधिकार क्या था? सीमित था। बहुपत्नी प्रथा बहुपत्नी प्रथा सती प्रथा भी समाज में प्रचलित था। और उस समय बहुपत्नी प्रथा, सती प्रथा समाज में क्या था? प्रचलित था। मुगल राज परिवार की महिलाएं प्रभावी भी थी। जहां आरा व्यापार निर्माण कार्य में रुचि लेती थी। जो जहां आरा जो थी वह व्यापार और निर्माण के कार्य में क्या लेती थी? रुचि लेती थी। हुमायूं की बहन, ये बरस नहीं है, यह बहन होगा। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। नूरजहां ने मुगल दरबार में प्रभाव को जगर जाहिर किया था। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन भक्ति एवं सूफी आंदोलन के प्रभाव। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा? तो लिखेंगे इन आंदोलन के संतों ने धर्म की जटिलताओं को दूर करके उसे सभी के लिए सुलभ बना दिया।
इस जो भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन जो हुआ, इस आंदोलन में जो जितने जो जो संत लोग जो थे, वो संत सब धर्म की जो जटिलताएं थे उन्हें दूर करके उसे सरल एवं सुलभ बना दिया। दूसरा लिखेंगे, भक्ति तथा सूफी दोनों ही आंदोलन ने स्थापित धार्मिक व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया। तीसरा होगा, दोनों ही आंदोलन में गरीब, लाचार, बेसहारा लोगों पर विशेष ध्यान दिया गया। चौथा लिखेंगे, संतों एवं सूफियों की वाणी घर घर पहुंची। पांचवा लिखेंगे, संतों का जीवन अत्यंत सादा तथा आदर्शों से भरा हुआ था। छठा लिखेंगे, नृत्य एवं संगीत ईश्वर से प्रेम करने का साधन बन गया। सातवां लिखेंगे, इस आंदोलन ने जाति प्रथा जैसी सामाजिक व्यवस्था को कमजोर कर दिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संगीति क्यों बुलाई गई? बौद्ध संगीति जो होता था वो क्यों बुलाई जाती थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति का क्या महत्व था? ठीक है, बौद्ध संगीति कुल कितने बौद्ध संगीति हुआ था? 4 बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है, और ये भी पूछेगा कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था राजगीर में। दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कहाँ, ये भी हम बताए हुए हैं। तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? अब दूसरा और तीसरा बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुआ, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध संगीति क्यों बुलाई जाती थी? तो लिखेंगे, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण के मतलब होता है गौतम बुद्ध के मृत्यु। गौतम बुद्ध के मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात, मतलब बाद में, समय समय पर बौद्ध धर्म की व्याख्या हेतु अनेक बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया, जिन्हें बौद्ध संगीति के नाम से जाना जाता है। मतलब गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म की बढ़ावा के लिए, उसकी बारे में बताने के लिए समय समय पर एक बौद्ध सभा का आयोजन किया जाता था, जिसे बौद्ध संगीति के नाम से जाना जाता था। इसी में लिखेंगे, अभी तक कुल 4 बौद्ध संगीति हुई थी। अब लिखेंगे चतुर्थ बौद्ध संगीति। अब अगला क्वेश्चन क्या है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का क्या महत्व था? तो इसमें लिखेंगे, चतुर्थ बौद्ध संगीति समय प्रथम शताब्दी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो वो प्रथम शताब्दी में हुआ था। स्थान तो कहाँ पर हुआ था? कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में हुआ था। उस समय किस शासक कौन था? तो कनिष्क, मतलब कुषाण वंश के कनिष्क राजा थे। इस चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। अब लिखेंगे, संगीत के उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। महत्व, अब इस चतुर्थ बौद्ध संगीति का महत्व क्या था? इस संगीति का आयोजन इस आशय से किया गया था कि बौद्ध के मतभेदों को दूर किया जा सके। इस संगीति में महासांधिकों को बोलबाला रहा। त्रिपिटक पर प्रमाणिक भाष्य विभाषा शास्त्र की रचना इस संगीत में हुई। इस संगीत के पश्चात बौद्ध अनुयायी हीनयान तथा महायान 2 समुदायों में टूट गया। यहाँ से यह भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ था हीनयान और महायान में, वो किस बौद्ध संगीति के तहत हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के तहत बौद्ध धर्म 2 भाग में टूट गया था, हीनयान और महायान में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध धर्म का विभाजन किस स्थान पर हुआ था? तो वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये भी बनता है कि बौद्ध धर्म का विभाजन किस वंश के काल में हुआ था? तो वो कुषाण वंश के कनिष्क के काल में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर के उपदेशों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन तो हमने पीछे करा ही दिए हैं। इसमें क्या था? सत्य। सत्य का मतलब है हमेशा सत्य बोलना। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, मारपीट नहीं करना। अतस्य मतलब चोरी नहीं करना। 4 में अपरिग्रह मतलब संपत्ति, मतलब धन को इकट्ठा नहीं करना है। 5वां है ब्रह्मचर्य, मतलब इंद्रियों को वश में करना है। और इसी में लिखेंगे, महावीर ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। जो महावीर जो थे वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, परंतु आत्मा, कर्मफल तथा पुनर्जन्म को मानते थे। महावीर का जो थे वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन आत्मा, कर्मफल तथा पुनर्जन्म को मानते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर की 2 विशेषताओं को बताएं। विरूपाक्ष मंदिर जो है वो 2 विशेष, अब बताइए कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? तो विरूपाक्ष मंदिर जो है वो विजयनगर साम्राज्य में है। कहाँ पर है? विजयनगर साम्राज्य में है। अब इसकी 2 विशेषताओं को बताना है, तो लिखेंगे, विरूपाक्ष मंदिर के 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला लिखेंगे, इसका निर्माण नगर केंद्र में 9वीं या 10वीं शताब्दी में किया गया था। इसका जो निर्माण है वो 9वीं 10वीं शताब्दी में किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद उसे बड़ा करवाया गया। 9वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो गया तो इस मंदिर को और बड़ा करवाया गया। दूसरा इसकी विशेषता है कि मंदिर की दीवारों पर शिकार करने, नाच एवं युद्ध के जीत के जश्न मनाने के सुंदर दृश्य दिखाया गया है। जो यह विरूपाक्ष मंदिर के जो दीवार है, इसके दीवार पर शिकार करते हुए, नाच
नाच मतलब संगीत नृत्य और युद्ध की जीत का जश्न मनाते हुए सुंदर चित्रों को दिखाया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया था। जो अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया था, तो लिखेंगे आईने अकबरी से पता चलता है कि अकबर के शासनकाल में भूमि को 4 वर्गों में बांटा गया था। आईने अकबरी जिसे अबुल फजल ने लिखा था, और आईने अकबरी ग्रंथ से पता चलता है कि अकबर के शासनकाल में भूमि को 4 वर्गों में वर्गीकृत मतलब बांटा गया था। ठीक है, देखते हैं 4 पार्ट कौन कौन है। पहला है पोजल। पहला क्या है? पोजल। यह प्रथम श्रेणी का भूमि थी जिस पर प्रत्येक समय खेती होती थी। पोजल जो था वो प्रथम श्रेणी का भूमि था और इस पर प्रत्येक समय में खेती होती थी। वर्ष में 2 फसल प्राप्त की जाती थी। साल में 2 फसलें इस भूमि से होता था। इस भूमि से प्रति वर्ष सरकार को भूमि प्राप्त होता था। ठीक है, दूसरा है परती। वह भूमि जिस पर लगातार 2-3 वर्ष खेती करने के पश्चात पुनः उर्वरता शक्ति प्राप्त करने हेतु 1 वर्ष के लिए परती छोड़ दिया जाता था। मतलब 2 वर्ष लगातार खेती करके 2 वर्ष लगातार, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से 3 साल लगातार खेती करना, और जिससे और उसके बाद क्या था, उसके 1 वर्ष के लिए छोड़ देना, तो ये क्या कहलाता है? परती कहलाता है। तीसरा था छच्छर भूमि। छच्छर भूमि यह वह भूमि होती थी जो कृषि योग्य होने या उर्वरता शक्ति प्राप्त करने हेतु 3-4 वर्ष परती छोड़ दी जाती थी। मतलब यह जो भूमि होता था वो कृषि योग्य तो था, लेकिन इसे 3 से 4 वर्ष परती क्या होता था? छोड़ दिया जाता था। चौथा है बंजर भूमि। बंजर भूमि का मतलब क्या हुआ? यह सबसे निम्न कोटि का भूमि था जो 5 वर्ष के लिए खाली छोड़ दी जाती थी। मतलब यह बंजर भूमि है जिसको 5 वर्ष के लिए क्या होता था? खाली छोड़ दिया जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा यहाँ क्वेश्चन मिस्टेक है। यह क्वेश्चन है कि महाजनपद, जो 16 महाजनपद है वो 16 महाजनपदों का नाम लिखना है। तो पहला क्या है? अंग महाजनपद। दूसरा है मगध महाजनपद। 3 नंबर में लिखेंगे काशी महाजनपद, कोसल महाजनपद, वज्जी महाजनपद, मल महाजनपद, चेदी महाजनपद, वत्स महाजनपद, कुरु महाजनपद, पांचाल महाजनपद, मत्स्य महाजनपद, सुरसेन महाजनपद, अस्मक महाजनपद, अवनति महाजनपद, गंधार महाजनपद और कंबोज महाजनपद। तो आप लोग इस 16 महाजनपद को याद रखिएगा। एग्जाम में आपसे 5 या 6 महाजनपद पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा कि किन्हीं 6 महाजनपदों के नाम लिखे, तो आप लोग इसमें से कम 10 महाजनपद का नाम क्या रखना होगा? आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अल बरूनी। अल बरूनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अल बरूनी के बारे में लिखना है। लिखेंगे अल बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म नामक स्थान पर हुआ था। अल बरूनी का जो जन्म था वो 973 ईस्वी में उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म नामक स्थान पर हुआ था। वह अरबी, फारसी, संस्कृतिक आदि कई भाषाओं का जानकार था। जो अल बरूनी जो था वह अरबी, फारसी, संस्कृति कई भाषाओं का क्या था? जानकार था। 1017 ईस्वी में जब महमूद गजनी ने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया, तब लौटते समय वह अल बरूनी को भी साथ ले आया था। महमूद गजनी जो था वह जब 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर अटैक किया, आक्रमण किया, तो जब वहां से गजनी लौट रहा था तो अपने साथ में अल बरूनी को क्या साथ में ले आया था। जब पंजाब गजनी के साम्राज्य में मिला दिया गया, तब अल बरूनी को भारत के सांस्कृतिक के विद्वान ब्राह्मणों के संपर्क करने एवं संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ने का मौका मिला था। उसने तत्कालीन भारत के धर्म प्रथाएं, औषधिया, ज्योतिष, त्योहार, महत्वपूर्ण स्रोत है, दर्शन, विधि, प्रतिमा निर्माण आदि से संबंधित एक किताब अरबी भाषा में लिखी है जिसका नाम किताबुल हिंद है। अल बरूनी जो था वह एक अपना किताब लिखा था और उस किताब का नाम है किताबुल हिंद। ठीक है, यह पुस्तक 11वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मतलब 11वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास की जो बात है वो सभी इस बुक में मिलता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। यह क्वेश्चन भी आई है अल बरूनी के बारे में, और ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है कि अल बरूनी जो था वो किसके साथ भारत आया था? तो वो गजनी के साथ भारत आया था, महमूद गजनी के साथ आया था। और उसके बाद क्वेश्चन बनेगा कि अल बरूनी का जन्म कहाँ था? तो अल बरूनी का जन्म ख्वारिज्म में हुआ था। ठीक है, अल बरूनी का जो ग्रंथ है वो क्या है? तो वह है किताबुल हिंद। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था? जो दांडी मार्च जो था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ स्टार्ट हुआ था 1930 ईस्वी में, उसका उद्देश्य क्या था? तो लिखेंगे दांडी मार्च का उद्देश्य
विरोध के प्रतीक के रूप में नमक बनाने का संकल्प लेना था। मतलब जब नमक पर टैक्स लगा दिया गया था, तो वो नमक कानून को तोड़ने के लिए यह विशेष रूप से दांडी मार्च चलाया गया था। गांधी जी ने लिखा है, प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सूचनाओं से प्राप्त चलता है कि नमक कर को कितने अनमूल्य ढंग से लगाया गया है। बिना कर बिना कर जो कभी कभी नमक मूल्य का 14 गुना तक होता था, अदा किए नमक का प्रयोग को रोकने के लिए सरकार उस नमक को जिस पर वह लाभ नहीं बेच पाती है, नष्ट कर देती है। इस प्रकार सरकार राष्ट्र के लिए अत्यधिक आवश्यक वस्तु सामान पर कर लगाती है, जनता को नमक उत्पादन से रोकती है, जिससे प्रकृति ने बिना किसी श्रम उत्पादन के किया है। मतलब इसका मानना था कि नमक का जो उत्पादन है वो प्रकृति के माध्यम से होता है और उस पर भी अंग्रेज टैक्स ले रहा है, तो इस टैक्स को, इस नमक कानून को तोड़ने के लिए विशेष रूप से यह दांडी मार्च को चलाया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। यह भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे, कलिंग युद्ध एक भीषण रक्तपात को देखकर अशोक का दिल दहल गया। कलिंग युद्ध जो था वो 61 ईस्वी में लड़ा गया था। एक कलिंग के युद्ध में भीषण खून खराबा को देखकर अशोक का दिल दहल गया। उसे युद्ध के नाम से घृणा हो गई, नफरत हो गया और उसने भविष्य में युद्ध न करने की शपथ ले ली। उसने अपनी जीवन धारा को ही बदल दिया। कलिंग युद्ध में अलौकिक प्रभाव पड़ा। मतलब कलिंग का युद्ध जब हुआ था, तो कलिंग के युद्ध में इतना सारा लोग मारे गए थे, इतना खून बहा था, जिसको देखकर अशोक का दिल क्या हो चुका था, दहल गया था। और इस युद्ध के बाद उसे युद्ध के नाम से नफरत हो गया और वो कभी युद्ध न करने की शपथ ले लिया। और इसका प्रभाव निम्नलिखित पड़ा। पहला प्रभाव क्या पड़ा, धर्म विजय। अशोक ने अपने विश्व विजय के स्वप्न व प्रण को तोड़कर धर्म विजय की ओर कदम बढ़ाया। जो अशोक जो था, वो विश्व विजय का जो सपना देखता था, उससे तोड़कर वो धर्म विजय की ओर बढ़ाए। उसने उसे अप्रतीत होने लगा था कि विश्व पर बड़ी विजय मान्यता हृदय पर विजय प्राप्त करना है। और उसका मानना था कि विश्व पर बड़ी विजय मानव हृदय पर विजय प्राप्त करना ही है। अगर हृदय मतलब दिल पर विजय प्राप्त कर लिए, तो विश्व पर विजय प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्या उसका प्रभाव पड़ा, दूसरा प्रभाव पड़ा बौद्ध धर्म ग्रहण करना। कलिंग युद्ध ने अशोक के आंखें खोल दी, उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक बौद्ध धर्म को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। यह संभव हो सकता था कि कलिंग युद्ध न होता तो वो बौद्ध धर्म ग्रहण न करता। और यह संभव तभी अगर कलिंग का युद्ध नहीं होता, तो यह संभव नहीं था कि जो अशोक जो था वो बौद्ध धर्म को ग्रहण करता। तीसरा है जीवन शैली में परिवर्तन। जीवन के शैली में क्या हो चुका था, पूरी तरह से परिवर्तन हो गया। कलिंग युद्ध से पूर्व अशोक ने भी अपने पूर्वज की भांति युद्ध लड़े थे। कलिंग युद्ध से पहले उसके जो पूर्वज जो थे, जो बिंदुसार थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसकी तरह यह युद्ध लड़े थे, शिकार खेले थे, मांसाहार किए और विलासिता का जीवन बिताया था। परंतु इस युद्ध ने उसकी जीवन धारा को ही बदल दिया। वो अहिंसा का पुजारी और दीन दुखियों का रक्षक बन गया। और इसके बाद वह क्या था कि वह पूरी तरह से अहिंसा का पुजारी और दुखियों का क्या बन चुका था, रक्षक बन गया था। चौथा है निर्बल सैनिक संगठन। युद्ध नीति को त्याग करने के साथ ही सेना का मनोबल गिर गया। उसने युद्ध नीति को त्याग कर दिया और उसके साथ क्या हुआ कि सेना क्या हुआ था कि जो मौर्य वंश का जो सेना जो था, वो सेना का मनोबल पूरी तरह से क्या हो चुका था, गिर गया। और मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए सेना काफी हद तक उतर। और यही कारण और यह मौर्य साम्राज्य का पतन का एक प्रमुख कारण यह भी माना जाता था कि सैनिकों का मनोबल गिर गया था कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की क्या विशेषता है। हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकासी प्रणाली है उसकी क्या विशेषता है, तो लिखेंगे नालों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषताओं में एक ध्यान पूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। मतलब नाला का जो उस समय हड़प्पा सभ्यता में जो नाला का जो निर्माण था, वो सबसे अनूठी और विशेष प्रकार की प्रणाली था। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें, तो आप यह जान पाएंगे कि सड़क तथा नालियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति से बनाया गया है। मतलब वहाँ का जो नाली है, निचले साइड का सड़क है, उसे एक ग्रिड में मतलब एक लेवल में बनाया गया है। यह एक दूसरे को समकोण पर काटती है। यह जो क्या है, एक दूसरे को समकोण मतलब 90 डिग्री पर काटती है, पूरे इसी तरह से 90 डिग्री पर काटती है। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालिया के साथ साथ गलियों को बनाया गया था। मतलब इससे यह लगता है कि पहले नाली बनाया गया है, फिर सड़क को बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं को लिखें। भारतीय संविधान जो है उसके प्रमुख विशेषताओं को क्या करना है, लिखना है। तो लिखेंगे, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। भारत का संविधान बनने में कुल 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। इसके निर्माण हेतु संविधान सभा में 11 अधिवेशन एवं 165 बैठक हुई थी और इस संविधान निर्माण के लिए कुल 11 अधिवेशन हुआ और 165 बैठक हुई थी। संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची जो कि पहले थी, अब अनुसूची की संख्या 12 हो गया है, को शामिल किया गया। भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली विशेषता क्या है कि भारतीय जो संविधान जो है यह लिखित, निर्मित एवं विश्व का विशालतम संविधान है। मतलब यह लिखित, निर्माण और यह विश्व की सबसे विशालतम लिखित संविधान है। दूसरा लिखेंगे, संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, पथ निरपेक्ष एवं समाजवादी गणराज्य की स्थापना की बात कही गई है। आगे देखते हैं। तीसरा में लिखेंगे, संविधान सभा द्वारा भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। जो भारत में क्या है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। चौथी विशेषता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया है। पांचवा है, नागरिकों के मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्यों को दिया गया है। चौथा है, भारतीय संविधान लचीलेपन एवं कठोरता का अद्भुत मिश्रण है। इस लचीलापन एवं कठोरता दोनों का क्या है, मिश्रण है। अगला देखेंगे, अगला है कि यह एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। यहाँ पर एकल मतलब एक ही देश, कहीं एक ही का नागरिकता होगा। आठवां, नौवां है स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना। 10वां है भारत के एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही गई है। यह क्वेश्चन आपको पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ना है, तो यह भी एक तीर से आपका 2 निशाना हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया, उसका जीवन परिचय दे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को किसने चालू किया था और जो आदमी किए थे उनका परिचय भी देना है। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानंद ने किए थे, रामानंद को दिया जाता है। तो लिखेंगे, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ करने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी के लगभग प्रयोग के कान्व्यूज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जो रामानंद जो थे उनका जन्म 1299 ईस्वी के आसपास से कान्व्यूज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा प्रयोग में तथा वाराणसी में हुई। उनकी शिक्षा प्रयोग में तथा वाराणसी में हुई थी। अच्छा, यहाँ पर मिस्टेक है, उनकी शिक्षा जो था वह वाराणसी में हुई थी। राघवानंद को उन्होंने अपना गुरु बनाया था। राघवानंद जो थे उनको रामानंद ने अपना गुरु बनाया था, जो श्री संप्रदाय के एक महान संत थे। किसी अनुसंधान संबंधी प्रश्न पर गुरु से मतभेद होने के कारण रामानंद ने मठ त्याग कर दिया था। किसी प्रश्न को लेकर उन दोनों में मतभेद हो गया था, जिस कारण रामानंद ने मठ का त्याग कर दिया और उत्तर भारत में चले आए। जाति पाति तथा बाहरी आडंबनी का विरोध करते हुए उन्होंने सभी जातियों के लोगों को अपना उपदेश दिया। रामानंद ने अपने मत का प्रचार संस्कृत में न करके क्षेत्रीय भाषाओं में किया था। इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि रामानंद ने अपने मत का प्रचार किस भाषा में किए थे, तो क्षेत्रीय भाषा में किए थे। उनका दृष्टिकोण सभी वर्गों के आगे है। उनका दृष्टिकोण वर्गों के प्रति अत्यधिक उदार था। रामानंद ने ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक सभी को अपना शिष्य बनाया था। जो रामानंद जो थे वो ब्राह्मण से लेकर जो सबसे निचले जो शूद्र होते हैं वैसे व्यक्तियों को भी अपना शिष्य बनाया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौल इमारत को समझाएं। चौल इमारत क्या था, इसी के बारे में लिखना है। तो लिखेंगे, नगर में जगह की कमी तथा भीड़ भाड़ के कारण एक विशेष प्रकार की इमारतें अस्तित्व में आई, जिन्हें चौल का नाम दिया गया। जो नगर में, जो शहर जो था उसमें बहुत भीड़ भाड़ था और भीड़ भाड़ के कारण एक विशेष प्रकार की, एक अलग प्रकार की इमारतें सामने आई, जिसे चौल नाम दिया गया। यह बहुमंजिला इमारतें होती थी, यह बहुत मंजिल होता था। यह एक एक कमरे वाली आवासीय इकाई बनाई जाती थी और इस इमारत में एक एक आवासीय वाली इकाई बनाई जाती थी। इमारत के सारे कमरे के सामने एक खुला बरामदा या गलियारा होता था। मतलब सभी रूम के सामने एक बरामदा या बालकनी टाइप का गलियारा होता था और बीच में दलान होता था। इस प्रकार की इमारत में बहुत थोड़ी जगह में एक में कई परिवार निवास करते थे। मतलब एक ही में कितने परिवार निवास करते थे, जिससे उससे पड़ोस तथा मोहल्ले की पहचान तथा एकजुटता की भावना का विकास हुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 महत्वपूर्ण कारण बताएं। VVI
5 नंबर में क्वेश्चन आता है। लिखेंगे मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 कारण निम्नलिखित है। पहला कारण क्या है? अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण यह चारों ओर से सुरक्षित है। यह जो मगध साम्राज्य जो था, इसकी भौगोलिक स्थिति इतनी अच्छी थी, यह चारों तरफ से यह क्या था? सुरक्षित था। उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में सोन नदी, पश्चिम में चंपा नदी तथा दक्षिण में विंध्याचल इसकी भौगोलिक सुरक्षित सीमा को निर्मित करता है। मतलब ये चारों तरफ से क्या था? घिरा हुआ था। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी, राजाओं का घर एवं नवीन राजधानी पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। 5 पहाड़ों की श्रृंखला से घिरा राजगीर अद्भुत था। पाटलिपुत्र गंगा, गंडक एवं सोन नदियों के संगम पर स्थित था। यहाँ सभी ओर के लिए संगम संचार साधन उपलब्ध था। ठीक है, इसको याद रखिए, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अस्थाई बंदोबस्त पर एक लघु निबंध लिखिए। यह भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन है ये भी। तो लिखेंगे अस्थाई बंदोबस्त, जिसे इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं। परमानेंट मतलब क्या? हमेशा के लिए। लिखेंगे बंगाल की राजस्व व्यवस्था में सुधार करके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। बंगाल की राजस्व व्यवस्था को सुधार करके लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, एक महत्वपूर्ण कार्य किया था। इसके द्वारा प्रतिपादक व्यवस्था की बाद अस्थाई बंदोबस्त के नाम प्रसिद्ध की गई। में बंगाल में बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा बनारस खंड की उत्तरी कर्नाटका, उत्तर प्रदेश के बनारस खंड में लगभग 19% भाग इसके अंतर्गत था। मतलब बंगाल का बिहार, उस समय बिहार जो था बंगाल में ही था। उसके बाद उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस खंड, उत्तरी कर्नाटका और उत्तरी बनारस खंड के लगभग 19% जो भाग था इसी के अंतर्गत आता था। वारेन हेस्टिंग के समय 1777 ईस्वी में इस भू राजस्व ठेके पद्धति को पंचवर्षीय रखा गया और यह जो था ठेके व्यवस्था जो था उसे पंचवर्षीय में रखा गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में ठेका पद्धति कर दिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था 1793 ईस्वी में इसे ठेका पद्धति कर दिया। अगला क्या है? अब इसकी विशेषताएं है, अस्थाई बंदोबस्त की क्या विशेषता है? तो लिखेंगे सरकार ने जमींदारों से सिविल और दीवानी संबंधी मामले वापस ले लिए। सरकार जो था वो जमींदारों से जो दीवानी संबंधी मामलों जो था वह वापस ले लिए। दूसरा था जमींदारों को लगान वसूली के साथ साथ अस्थाई भूमि स्वामी का अधिकार भी प्राप्त हो गया और इस व्यवस्था में जो किसान जो था, किसानों को क्या बना दिया गया? जमीन का स्वामी बना दिया गया। वे अपने स्वामित्व को अपने पुत्र या किसी व्यक्ति को दे सकते थे। तीसरी विशेषता था सरकार को दिए जाने वाला लगान की राशि निश्चित कर दिया गया, अब बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि पहले ही इसका जो टैक्स जो था वो फिक्स कर दिया गया कि हम इतना लेंगे और फसल ज्यादा हो कम हो उससे कोई मतलब नहीं था। जो रेट फिक्स हो चुका था वही रेट लिया जाएगा। अगली 4 नंबर में लिखेंगे जमींदारों द्वारा किसानों से एकत्र किए हुए भूमि का 10/11 भाग सरकार को देना पड़ता था। जो जमींदार सब जो था वह जो किसानों से जो 10/11 भाग जो लेता था, 10/11 भाग किसको था? 10/11 भाग सरकार को देता था और 1/11 भाग अपने पास रखता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है 5 नंबर में सरकार द्वारा निश्चित भूमि की उदाई में जमींदारों की असमर्थता होने पर सरकार द्वारा उसकी भूमि कुछ भागों में बेचकर यह राशि वसूल की जाती थी। मतलब सरकार द्वारा सुरक्षित भूमि जो था उसे जमींदारों की असमर्थ होने के कारण सरकार उस भूमि को के कुछ भाग को बेचकर राशि की क्या करता था? वसूलता था। छठा है भूमि की निश्चित की गई राशि के अलावा सरकार को कोई और कर, नजराना आदि जमींदार को नहीं चुकाना होता था। मतलब सर जो टैक्स जो फिक्स किया गया था वही टैक्स केवल सरकार को देना पड़ता था, उसके अलावा अलग से कोई भी कर जमींदार को नहीं चुकाना पड़ता था। ठीक है, अगला है 8 नंबर में है कि जमींदार और किसान और जमींदारों के आपसी विवादों में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ऐसा कहा गया। यह कहा गया कि देखिए यहाँ पर यह किसान है, यह क्या है? यह किसान है और यहाँ पर जमींदार है। इस दोनों के बीच में जो भी हस्तक्षेप होगा इसके बीच में सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है अस्थाई बंदोबस्त के लाभ। अस्थाई बंदोबस्त के लाभ लिखेंगे अस्थाई बंदोबस्त होने से सरकार की आय निश्चित हो गई। अब सबसे पहले क्या था कि कितना फसल होगा उस अनुसार से टैक्स लिया जाता था, इससे कर का कोई अंदाजा नहीं लगाया जाता था। लेकिन अब रेट को तय कर दिया गया था जिससे सरकार का जो आय था वो अब निश्चित हो गया था कि हाँ हमें अब जैसे रेट तय किया गया 10 रुपया, एक आदमी से 10 रुपया
जैसे रेट तय किया गया कि एक आदमी से हमको कितना लेना है, 10 रुपया लेना है, ठीक। अब 50 आदमी है तो 50 आदमी को जब हमको मिलाकर कितना देगा, 500 रुपया देगा। यह तो पहले ही तय हो गया कि हमको इस बार 500 रुपया मिलेगा, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। तो इस व्यवस्था में अस्थायी बंदोबस्त से सरकार को यह लाभ हुआ कि जो सरकार की जो आय होती थी वह निश्चित हो गया कि हमें इतनी आय मिलेगी। दूसरा नंबर पॉइंट लिखेंगे, दूसरा नंबर पॉइंट है कि बार बार बंदोबस्त करने की परेशानी से सरकार को छुटकारा मिल गया। बार बार जो सरकार जो जमीन को देना पड़ता था उससे सरकार को क्या हो चुका था, छुट्टी मिल गई थी, छुटकारा प्राप्त हो गया था। तीसरा लाभ क्या हो गया कि अस्थायी बंदोबस्त के होने से जमींदारों को लाभ हुआ, अतः वे सरकार के स्वामित्व बन गए। उन्होंने 1857 के विद्रोह में सरकार का पूरी तरह से साथ दिया था, ठीक है। चौथा नंबर में लिखेंगे, अस्थायी बंदोबस्त के जाने से सरकारी कर्मचारी तथा अधिकारी अधिक समय मिलने के कारण लोक कल्याण कार्य कर सकते थे। अब देखते हैं अस्थायी बंदोबस्त के दोष। देखिए किसी भी चीज का कुछ अच्छाई होता है और कुछ बुराई भी होता है। तो अस्थायी बंदोबस्त का दोष क्या था, लिखेंगे, भूमि कर की राशि बहुत अधिक निश्चित की गई। जो भूमि कर जो था, जो टैक्स जो था, उसकी राशि अधिक निश्चित की गई, जिससे चुका न सकने पर जमींदारों की भूमि बेचकर यह राशि वसूली जाती थी। अगर जो राशि तय किया गया है वो राशि अगर भूमि कर नहीं चुकाता था तो उसके जमीन को बेचकर उस भूमि का क्या किया जाता था, वसूला जाता था। दूसरा है अस्थायी बंदोबस्त किसानों को हित को ध्यान में रखकर नहीं किया गया था। यह जो बंदोबस्त बनाया गया था यह किसानों के फेवर में रखकर नहीं बनाया गया था। अधिक से अधिक राशि वसूलने हेतु किसान के साथ जमींदारों द्वारा कठोर व्यवहार किया गया। मतलब अधिक से अधिक राशि वसूलना है और किसानों के साथ साथ जमींदारों द्वारा कठोर व्यवहार किया गया था। तीसरा है सरकार ने कृषि सुधार हेतु कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार केवल टैक्स लेता था लेकिन कृषि के सुधार के लिए कोई ध्यान इस पर नहीं देता था। इससे होने वाले फायदे से उसे कोई लाभ नहीं था। इससे जो फायदा होता था उससे उसको कोई लेना देना नहीं था। लगान की राशि तो पहले ही निश्चित कर चुकी थी सरकार, जो था लगान की राशि पहले ही निश्चित कर दिया था। अब वह इसमें कुछ करे या ना करे, राशि तय है तो उसको उतना मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विशाल अन्नागर पर टिप्पणी लिखे। जो विशाल अन्नागर है उसके बारे में लिखना है। लिखेंगे मोहनजोदड़ो में ही 45.72 मीटर लंबा एवं 22.86 मीटर चौड़ा एक अन्नागार मिला है। दुर्ग में भी 12 धान्य कोठार खोजे गए हैं। यह 2 कतार में 6-6 की संख्या में है। ये धान्य कोठार ईंटों के चबूतरों पर है एवं प्रत्येक का आकार 15.23 मीटर गुने 6.09 मीटर है। अन्नागार में हवा जाने की व्यवस्था थी। अन्नागार का सीढ़ी आकार प्रकार हवा आने जाने का व्यवस्था तथा इनमें अन्न भरने की व्यवस्था निसंदेह उच्च कोटि की थी। विशाल अन्नागार का मतलब यह कि मोहनजोदड़ो में एक विशाल अन्नागार था। इसमें इसमें अन्न के रखने का व्यवस्था किया गया था। इसमें इसे विशाल अन्नागार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का जो अनाज होता था वो इसी में रखा जाता था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को ये भी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन PYQ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम बताएं। गुप्त काल के जो 2 प्रसिद्ध मंदिर है उन्हीं का नाम लिखना है। तो लिखेंगे गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिर के नाम क्रमशः इस प्रकार है। भूमड़ा का शिव मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। दूसरा लिखेंगे तिगवा का विष्णु मंदिर जो कि जबलपुर में है। तो याद रखिएगा भूमड़ा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश और तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर, यह दोनों जो था यह प्रसिद्ध गुप्त काल के 2 मंदिर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सर एडविन लुटियंस कौन थे। सर एडविन लुटियंस कौन थे, लिखेंगे सर एडविन लुटियंस योजनाकार थे। उन्होंने ड्यूक ऑफ कनाट ब्रिटिश वायसराय की योजना बनाई थी जो आज वर्तमान में कनाट प्लेयर्स राष्ट्रपति भवन के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की थी। खालसा पंथ जो था उसकी स्थापना कब और किसने किया था। तो लिखेंगे खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 1600 ईस्वी बैसाखी के दिन किया था। याद रखिएगा जिस दिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था जिस वर्ष, उसी वर्ष खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह किए थे, ठीक है। और उस दिन बैसाखी का दिन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो लिखेंगे 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया गया। जो 1929 में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें यह पूर्ण स्वतंत्र
सभ्यता द्वारा प्राप्ति किया गया कि अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्ट महात्मा गांधी करेंगे। कार्यक्रम क्या था सविनय अवज्ञा आंदोलन के? निम्नलिखित कार्यक्रम थे। पहला कार्यक्रम क्या था? प्रत्येक गांव में नमक कानून तोड़कर नमक बनाया जाएगा। ठीक है, जो प्रत्येक गांव में जो अंग्रेज जो नमक कर जो लगाया था उस नमक कर को तोड़कर अपने से नमक बनाया जाएगा। दूसरा क्या था कि शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानें पर धरना दिया जाएगा। जो शराब और विदेशी कपड़ों की दुकान है उस पर धरना दिया जाएगा और यह विशेषकर महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। अगला है 3 नंबर, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाए, मतलब जो विदेशी कपड़ा जो है उसको क्या किया जाए? होली जलाया जाए। चौथा है हिंदू छुआछूत को पूर्णतः छोड़ दे, जो हिंदू में जो छुआछूत जो है उसे पूरी तरह से क्या कर दे? छोड़ दे। पांचवा है विद्यार्थियों को सरकारी स्कूल एवं कॉलेजों में पढ़ना बंद कर देना चाहिए। ठीक है। छठा है सरकारी कर्मचारियों को सरकारी नौकरियां छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताओं के नाम लिखे। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन में कोई 2 सभ्यता के नाम लिखे, तो लिखेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन PYQ में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में 100 के दाह संस्कार कितने प्रकार के थे? जो सिंधु घाटी जो सभ्यता जो था वहां पर जो 100 का जो दाह संस्कार किया जाता था वह कितने प्रकार का था? तो लिखेंगे मार्शल महोदय के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में दाह संस्कार 3 प्रकार के थे। जो मार्शल महोदय जो थे इनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में दाह संस्कार 3 प्रकार के थे। पहला था पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण इसमें लिखेंगे इसमें संपूर्ण शव को भूमि के नीचे गाड़ दिया जाता था। इसमें जो जो पूरे शव जो होता था पूरे शव को भूमि के नीचे क्या कर दिया जाता था? गाड़ दिया जाता था। दूसरा था आंशिक समाधिकरण। इसमें लिखेंगे इसमें पशु पक्षियों को खाने के पश्चात शव के बचे हुए भाग गाड़ दिए जाते थे। मतलब सबसे पहले इसमें शव को रख दिया जाता था, पशु पक्षी उसको खाता था, जो खाने के बाद जो बचता था उससे उसे क्या किया जाता? उससे जमीन में गाड़ दिया जाता था। तीसरा था दाहकर्म। इसमें शव जला दिया जाता था तथा उसकी भस्म को गाड़ दिया जाता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लोथल कहाँ है? इतिहास अध्ययन में इसका क्या महत्व है? लोथल जो है वो कहाँ है और इतिहास के अध्ययन में इसका क्या महत्व है? तो लिखेंगे लोथल भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में स्थित नगर था। यहाँ से फारस की मोहर, धान एवं बाजरे की खेती का प्रमाण, आटा पीसने वाली चक्की, हाथी के दांत के पैमाना, मनके बनाने का कारखाना, कुत्ते की मूर्ति, बकरी की हड्डी, 3 युगल सावधान एवं गोदी मतलब बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व के 7 आश्चर्यों के नाम लिखे। विश्व के जो 7 आश्चर्य है उन 7 आश्चर्यों को क्या है? इसके नाम लिखना है। और यह क्वेश्चन जो है वो मोस्ट VVI है। यह क्वेश्चन पर साल रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा है। तो लिखेंगे विश्व के 7 आश्चर्य निम्नलिखित है। पहला है चीन की दीवार, दूसरा है ताजमहल, तीसरा है पेट्रा, चौथा है क्राइस्ट रिडीमर, पांचवा है माचू पिचू, छठा है कोलोजियम, सातवां है चिचेन इत्जा। ठीक है, तो इसको आप लोग हर हाल में याद कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में 4 भी पूछ सकता है, 5 भी पूछ सकता है और 7 भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की 2 विशेषताएं बताएं। हड़प्पा सभ्यता में जल के निकासी के लिए कौन कौन सी प्रणाली थी उसकी 2 विशेषताओं को बताना है। तो लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है भवन के कमरों, रसोई, स्नानागार, शौचालय आदि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियां से निकलकर गली की नालियां में आता था। गली की नाली को मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नालियों से जोड़ा गया था। मतलब जो भवन का जो कमरा होता था, रसोई हुआ, स्नानागार हुआ, शौचालय हुआ, इन सभी का जो पानी जो होता था वो भवन की छोटी छोटी नालियां से निकलकर गली की नालियां में आकर मिलती थी और गली की नालियां को बड़े सड़क की बड़ी नालियां से जोड़ा गया था। दूसरा है नालियों की सफाई एवं कूड़ा करकट को निकालने के लिए बीच बीच में नरमुख जिससे मेन हॉल बनाए गए थे। जैसे देखिए ये नाली है और नाली के बीच बीच में एक मेन हॉल छोड़ा गया था, इस जो ये गंदा हो जाए तो इस नाली को साफ करने के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तात्या टोपे कौन था? तात्या टोपे कौन था, उसकी मृत्यु कैसे हुई? लिखेंगे तात्या टोपे नाना साहब का सेनात एवं अच्छा ये क्वेश्चन तो पीछे करा ही है, इस क्वेश्चन को पीछे कराए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है? अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है? लिखेंगे अकबर को राष्ट्रीय शासक कहे जाने के निम्नलिखित 2 कारण है। पहला है अकबर सम्राट अकबर हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक सम्राट था। उसके साम्राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित थी। उसने मुसलमानों के साथ साथ राजपूतों के साथ अच्छा संबंध बनाए रखा था।
देखो अकबर जो है, अकबर सभी धर्मों को क्या करता, सभी धर्मों को एक अच्छा समर्थक था। वो सभी धर्मों को मानता था और सभी धर्मों में शांति व्यवस्था स्थापित किया था। मुसलमानों के साथ, वो राजपूतों के साथ उसका संबंध क्या था, अच्छा था। उसने राजपूत कन्या जोधाबाई से विवाह भी किया था। वह एक कुशल प्रशासक भी था। अकबर भारत को अपना देश मानता था। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है अकबर मुसलमान सम्राट होते हुए भी उसने इस्लाम धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों का भी आदर सम्मान किया था। अकबर तो मुसलमान था, लेकिन वो मुसलमान होने के साथ साथ वह हिंदू धर्मों को भी, हिंदू धर्म ही नहीं, जो अन्य धर्म जो था, अन्य धर्मों का भी बहुत ही आदर और सम्मान दिया था। अकबर ने सभी धर्मों को अच्छी बातें को लेकर अपना एक नया धर्म बनाया था, जिसे दीन ए इलाही कहा जाता है। अकबर जो था वो सभी धर्मों का जो अच्छी अच्छी चीजें था, अच्छी अच्छी बातें था, उन सभी बातों को लेकर एक नया धर्म बनाया, जिसे दीन ए इलाही के नाम से जाना जाता है। हिंदू और मुसलमान सभी धर्मों के लोग उसका आदर सम्मान करते थे और इन्हीं सब के कारण अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक जो है वो क्या है, लिखेंगे त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ तीन पिटारी है। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या है, तीन पिटारी, जो बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें सभी बौद्ध धर्म, महायान, थेरवाद, वज्रयान, उसके बाद मलसरवाद, सिद्धवाद, नवयान मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है। जो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, जिससे भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। त्रिपिटक में तीन आता है, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। यह इसे ज्ञान की टोकरी भी कहा जाता है। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश क्या है, संग्रहित है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर के 16 एक कुल की नीति क्या थी। अकबर के जो 16 एक कुल जो था उसकी नीति क्या थी, लिखेंगे अकबर ने 16 एक कुल की नीति अपनाई। इसका अर्थ होता है सबसे शांति रखने का सिद्धांत। अबुल फजल 16 एक कुल के आदर्शों को प्रबंध शासन की आपराधिक शिला मानता था। सभी अपराधियों को प्रशासन में 16 एक कुल की नीति अपनाने के निर्देश दिए गए। सभी तरह की शांति और स्वास्तित्व के स्रोत रूप में बादशाह अपनी सभी धार्मिक और नृत्यातीय समूह के ऊपर होता था। इसके बीच मध्य स्थरता करता था। यह एक सुनिश्चित करता था कि न्याय और शांति बनानी रहे। 16 एक कुल में यूं तो सभी धर्मों को मतों को अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता था, किंतु उसकी एक शर्त था कि वे राज्य सत्ता का क्षति पहुंचाए अथवा आपस में नहीं लड़ेंगे। ठीक है, यही था अकबर की 16 ए कुल की नीति। अकबर के 16 ए कुल का नीति का मतलब यही था कि वह जो, और इसी के साथ हम लोग का क्या हुआ, आज का क्लास खत्म हुआ। तो जो भी क्वेश्चन करवाया है उस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को इस क्लास का PDF चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए अगले क्लास में